पिछले भाग 1 में अपन ने देखे थे भौतिक साधन, उसी में से कुछ बचा हुआ भाग है जो आज अपन देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे लिखित साधन और मौखिक साधन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इतिहास के साधन के रूप में विभिन्न शासकों द्वारा सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं का उपयोग कर ढाले गए सिक्के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सिक्कों के आधार पर वे शासक कौन थे, उनका कार्यकाल, उनकी शासन व्यवस्था, धार्मिक अवधारणाएं, व्यक्तिगत विवरण आदि की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। उस कालखंड के धातु विज्ञान में हुई प्रगति ध्यान में आती है। इतिहास के साधन के रूप में विभिन्न शासकों द्वारा सोना, चांदी, तांबा जैसे धातुओं का उपयोग कर ढाले गए सिक्के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसका मतलब अलग अलग सिक्कों में से पता चलता है कि वो कौन कौन से शासकों ने तैयार किए हुए हैं, वो सिक्के कौन कौन से धातुओं के बने हुए हैं, उसके शासक कौन थे, उनका कार्यकाल कौन सा था, ईस्वी सन कौन सा था, उसकी व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक थे वो सिक्के बनाने वाले जो शासक थे वो धार्मिक थे। व्यक्तिगत विवरण मतलब उनकी व्यक्तिगत ये उनका रहन सहन कैसा था, वो उनकी सबकी मतलब लोक जीवन वैसे वहाँ का कैसा था, उसकी जानकारी वो सिक्कों में से अपने को प्राप्त होती है। साथ ही उनका आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक स्थितियों की जानकारी मिलती थी। सिक्कों के ऊपर से उनका आर्थिक गतिविधियाँ मतलब उनका लेन देन कैसे होता था, उनका उपजीविका उनकी कैसे निकलती थी, कैसे खाना पीना, उनका लेना देना, वो सब जो जीवन है, लोक जीवन जो है, उनकी वेशभूषा कैसी थी, वो क्या करते थे, वो काम कौन से करते थे, कैसे कामों में से वो आर्थिक मतलब अपना अर्थार्जन मतलब पैसे कैसे कमाते थे, इसकी जानकारी सिक्कों के ऊपर से अपने को मिलती थी। उस कालखंड के धातु विज्ञान में हुई प्रगति ध्यान में आती है। सिर्फ धातु से सिर्फ पैसे ही बनते थे क्या? नहीं, तो धातुओं से क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें बनती थी, बर्तन बनते थे या गहने बनते थे, उस प्रगति का ध्यान भी अपने को उस कालखंड के माध्यम से, उस सिक्कों के माध्यम से उस कालखंड का ज्ञान और धातु विज्ञान का ध्यान भी अपने को होता है। अब देखो उसके नीचे सम्राट अकबर के सिक्कों के ऊपर राम सीता का चित्र अंकित था, मतलब वो धार्मिक थे। कौन? सम्राट अकबर, ये धार्मिक थे, ये पता चलता है सिक्कों के ऊपर से। उस प्रकार हैदर अली के सिक्के के ऊपर शिव पार्वती का, वो भी पता चलता है कि वो भी धार्मिक थे। अब पेशवाओं के सिक्कों के ऊपर फारसी भाषा वो लिखी हुई थी। कौन सी भाषा का उपयोग होता था तब ईस्वी सन में, है ना? पेशवाओं के समय कौन सी भाषा का उपयोग होता था? फारसी भाषा का उपयोग होता था। वो अपने को कैसे पता चला? सिक्कों के ऊपर से पता चला। ठीक है, ये देखो नीचे इससे उस कालखंड में चलने वाली भाषा व्यवहार का ज्ञान होता था। अपने को आगे से पता चलता था क्या? नहीं, पर वो सिक्कों के ऊपर से पेशवाओं के समय कौन कौन सी भाषा उपयोग में आती थी, वो अपने को पता चला है। देखो नीचे सिक्के दिए गए हैं, पेशवेकालीन सिक्के, ये कौन सी फारसी भाषा है ना? ये हैदर अली का मतलब ये राम सीता का और शिव पार्वती का चित्र इसमें से होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पत्थर अथवा दीवार पर उकेरे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं। जैसे जंजीरों में बृहदेश्वर के परिसर में उकेरे हुए लेख चालुक्य राष्ट्र, चोल और यादव शासकों के कार्यकाल में उकेरे उनके शिलालेख प्राप्त हुए। शिलालेख मतलब क्या होता है? शिलालेख मतलब पत्थरों के ऊपर उकेरा हुआ जो लिखा हुआ है या बना हुआ है, उसको बोलते हैं शिलालेख। लेख मतलब लिखा हुआ, और उकेरा हुआ चित्र मतलब ये बाजू की आकृति में दिए हैं ना, उकेरे हुए छोटे शिलालेख, मतलब ये उकेरे हुए मतलब उखर ले, उसमें चित्र भी हो सकते हैं और लिखा भी हुआ होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शिलालेख। बाजू की आकृति में दिया है वो देखो। शिलालेख इतिहास लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण और अविश्वसनीय माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसको बदल नहीं सकते, इसको कुछ दूसरा कर नहीं सकते, इसको सत्य ही माना जाता है। ऐसा कोई दूसरा नहीं बना सकते और इसको हटा नहीं सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा भाषा, लिपि, जीवन जैसे घटकों को समझने में सहायता होती है। इसमें अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसके ऊपर से भाषा पता चलती है। ये
इन्होंने क्या पहना है, कौन कौन से गहने पहने हैं, इसके ऊपर से उनके लोक जीवन के जीवन शैली का पता चलता है, क्या पहने हैं, है ना, उसके हाथों में क्या है, इसके ऊपर से मतलब इनका लोक जीवन कैसा है, कैसे कपड़े वेशभूषा करते थे, कैसे गहने पहनते थे, बाकी सब ऐसे इसके ऊपर से पता चलता है अपने को। तांबे के पत्थर पर उकेरे हुए लेख ताम्रपट कहते हैं। जैसे तांबे का पत्तल अगर है, तांबे की ईंट है, तो उसके ऊपर भी लेख लिखे जाते थे। इन ताम्रपटों पर राजाओं के आदेश, निर्णय आदि जानकारी उकेरी हुई होती है। क्योंकि तांबे का जो पत्रा रहता था उसके ऊपर अगर लिखते हैं तो वो एक दूसरे को अपन पास कर सकते थे, उसकी जानकारी ये राजा से वो राजा तक पहुंचाने में आसानी होती थी, इसलिए ताम्रपटों पर आदेश लिखने का कार्य तब होता था। अब नीचे देखो, लिखित साधन। उस कालखंड की देवनागरी, अरबी, फारसी, सर्राटा मतलब घसीटा आदि लिपियों की बनावट तथा शैली विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्र, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। लिखित साधन मतलब अपने को मालूम है, लिखित मतलब लिखा हुआ। तो लिखा हुआ कौन कौन सा साधन हो सकता है? लिखा हुआ हो सकता है, पोथी हो सकती है लिखी हुई, ग्रंथ हो सकते हैं, बड़ी बड़ी किताबें हो सकती है, पत्र हो सकते हैं, चरित्र हो सकते हैं, है ना, विविध ये इतना, ये जो अपन ने पढ़े अभी, ये सब अपने को मालूम है। इसी में से अपने को लोगों की लोक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में आभूषण, वेशभूषा, आचार विचार, विविध व्यंजन, तीज त्यौहार की जानकारी अपने को ये पोथियों से और ग्रंथों से मिलती है। नहीं तो पुराने लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे वेशभूषा करते थे, ये अपने को कैसे पता चला? किसी ने बताया अपने को? अपन जब पढ़ेंगे ग्रंथ, आदेश पत्र, पोथी पढ़ेंगे तो ही अपने को पता चलेगा, है ना, कि राम कैसे कपड़े पहनते थे, क्या पहनते थे, राम कब बह गए थे, राम को कितने साल का वनवास हुआ था, वो अपने को कहाँ से पता चला? ग्रंथों में से, पोथियों में से पता चला, इसलिए अपने को वो इतिहास मालूम है। ठीक है, तो अपने को लिखित साधनों में से ग्रंथ, पोथियाँ और भोजपत्र, आदेश पत्रों से, विविध जानकारियों से में अपन इतिहास का अभ्यास कर सकते हैं। अब देखो नीचे, राज दरबार के कामकाज से संबंधित दस्तावेज, वंशावली, शकावली, पत्र व्यवहार, खलीता, न्यायालय के निर्णय, आदेश पत्र, ग्रंथ, चरित्र, विदेशी यात्रियों का यात्रा वर्णन, बखर, ये क्या है? सब लिखित साधन है। ठीक है, अपन इतिहास का भाग 2 देख रहे हैं, याद रखना अपन भाग 2 देख रहे हैं। उसके बाद में देखो, इस कालखंड में विदेशी यात्री भारत में आए, उन्होंने अपना अपना यात्रा साहित्य लिख रखा है। इस कालखंड में, मध्य कालखंड में बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ पे आए। यात्री मतलब यात्रा करने वाले भारत में आए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लिपि में अपना अपना साहित्य लिख के रखा है। और उसमें क्या क्या लिख के रखा होगा फिर उन्होंने, वो अपने को अभी इतिहास के कारण पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तब इसलिए उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या भाषा बोलते थे, इसलिए अपने को अभी पता चलता है। उसमें अल बैरूनी, इब्न ए बतूता, निकोलस मनुची का समावेश होता है। बाबर का चरित्र, कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिवचरित्र, श्री शिव भारत तथा विविध शासकों के चरित्र एवं पत्र व्यवहार के आधार पर हम उन शासकों की नीतियों, प्रशासकीय, प्रबंधक तथा राजनीति संबंधों को समझ सकते हैं। अब ये इन्होंने अलग अलग भाषाओं में लिखे रखे हैं चरित्र, बड़ी बड़ी किताबें वो संस्कृत भाषा में बाबर ने लिख के रखा है। तो ये चरित्रों में से, ये बड़ी बड़ी किताबों में से अपने को वहाँ तब शासक कैसा था, वो शासन कैसा था, तब की राजनीति कैसी थी, है ना, इसका व्यवहार उसका अपने को ज्ञान होता है। अब देखो, तवारीख अथवा तारीख का अर्थ घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। तवारीख मतलब ये प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न दूसरे का उत्तर है ये। तवारीख अथवा तारीख का अर्थ घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। तवारीख मतलब इतिहास, ये कोई ना कोई लिपि में किसी न किसी कालखंड में ईसवी सन को इतिहास को तवारीख बोलते होंगे, इसलिए यहाँ पे तवारीख दिया है। अल बैरूनी, जियाउद्दीन बरनी, मौलाना अहमद
याह्या बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन, सक्सेना आदि द्वारा लिखी गई तवारीखें उपलब्ध है। ये अलग अलग लोगों ने लिखे हुए किताबें हैं। तवारीख है मतलब इतिहास है, ये अभी उपलब्ध है, मतलब अपने पास में है, ये मिल सकती है, अपन इसमें से इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। बखर शब्द खबर, बखर शब्द खबर शब्द से बना है। बखर यह शब्द कैसे बना है? खबर यह शब्द से बना है। खबर का अर्थ समाचार होता है। महाराष्ट्र में बखर इतिहास लेखन का एक प्रकार है। बखर द्वारा तत्कालीन राजनीति घटनाओं, भाषाओं, व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक स्थितियों जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। खबर में से तो अपने को मालूम है, खबर मतलब जानकारी, समाचार। समाचार में से अपने को अलग अलग संस्कृति का पता चलता है, व्यवहार का पता चलता है, भाषा का पता चलता है, खबरों में से चलता है ना। मराठी में अनेक खबरें घटनाएं घटित हो जाने के कई वर्षों के बाद लिखी गई। मतलब मराठी में क्या होता है, अनेक सारी घटनाएं घटने के बाद में, बहुत वर्षों के बाद में उसको लिखा जाता है। वैसी घटनाएं भी अपने को खबर के समाचार के माध्यम से समझ में आती है। फलतः उनमें कई बार सुनी सुनाई जानकारी पर बल दिया गया पाया जाता है। महिकावती की बखर, सभासद की बखर, 91 कलमी बखर, चिटनीस की बखर, भाऊसाहेब की बखर, खरडा युद्ध की बखर आदि कुछ बखरें समकालीन पश्चिमी इतिहासकार रॉबर्ट आर्म एमसी स्प्रेंगल और ग्रांट डफ द्वारा लिखित ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। इतनी सारी ये बखर है, मतलब जानकारियाँ है कि इनका अभ्यास अपन इतिहास के रूप में कर सकते हैं। बखर मतलब जानकारी, समाचार पत्र, समाचार है ये, और इसका अपन व्यवहार कर सकते हैं। इसके अभ्यास करने के बाद में अपने को तब की जीवन शैली का और तब उन लोगों का इतिहास क्या था, तब उन लोग कैसा व्यवहार करते थे, उनका जीवन कैसा था, उसका ध्यान अपने को ये बखर पढ़ने के बाद में होता है। ठीक है, अब देखो नीचे, पोवाड़ा आदिवासी गीतों का संग्रह बनाओ। ये आप लोगों को घर में करना है। मौखिक साधन, लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रही ओविया, चक्की के गीत, लोकगीत, पोवाड़े, कहानियाँ, दंतकथाएँ, मिथकीय गाथाएँ आदि द्वारा हम लोक जीवन के विविध पहलुओं को समझ सकते हैं। इन साधनों का इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। अब मौखिक साधन मतलब होते हैं बोला गया। मौखिक साधन म्हणजे बोला हुआ, जो मुंह से बोला जाता है। लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मुंह से बोले गए मौखिक साधन को कैसे बताएंगे अपन? पोवाड़े के द्वारा, गीत द्वारा। मौखिक साधन ये लिखा नहीं जाता, कभी भी लिखा नहीं जाता, उसको कहते हैं मुख से बोला जाता है, उसको बोलते हैं मौखिक साधन। चक्की के गीत, चक्की के गीत इसके ऊपर से जब पहले के लोग औरतें जो चक्की में से, चक्की मतलब घर में जो जाता बोलते थे हम लोग उसको, तो उसमें से आटा पीसते थे, तो उसके ऊपर त्रास न आने के लिए अलग अलग गीत बोलते जाते थे, और वो अपना मनोरंजन भी होता था और अपने मन की भड़ास भी उस चक्की के गीत के माध्यम से निकालते थे। तो वो चक्की के जो गीत है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। वो याद करते थे या लिख के रखते थे क्या नहीं, जो मुंह में आया वो बोलते जाते थे, और वही सुन सुन के उनके आगे के लोग भी वैसे ही बोलते थे, है ना। उसी को बोलते हैं चक्की के गीत। लोकगीत, पोवाड़े, पोवाड़े मतलब जैसे किसी की जीवनी बतानी है तो पोवाड़े गाए जाते थे। जैसे संभाजी की जीवनी बतानी है तो पोवाड़ा गाया जाता था, तानाजी की जीवनी बतानी है तो पोवाड़ा गाया जाता था। लिख के नहीं रखते थे, वो पोवाड़े गाते थे। उनके जन्म से लेके मृत्यु तक उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया, कैसे जन्म हुआ, कैसे मृत्यु हुआ, कौन कौन से किले जीते, वो पोवाड़े के माध्यम से गा गा के लोगों को सुनाते थे और उनकी जानकारी वहाँ लोगों तक पहुँचाते थे। उनको बोलते हैं पोवाड़े। फिर कहानियाँ, दंत कथाएँ, मिथ कथाएँ, विविध माध्यम से मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी, ये पीढ़ी से वो पीढ़ी तक उसकी जानकारी बताने को ही बताते जाते थे। समझ गए? जैसे गीत गाते हैं अपन, अंगाई गीत, तो अपन लिख के रखते हैं क्या नहीं। दादी गाती है तो उसको देख देख के उसकी बहू भी गाती है, फिर माँ गाती है तो बेटी भी गाती है ना। तो उसी को कहते हैं मौखिक रूप से इतिहास के साधन। अब देखो यहाँ पे दिए गए हैं लोकगीत, गाथाएँ, श्लोक, अभंग। अभंग मतलब
अभंग मतलब जो कबीर लोगों ने लिख के रखे हैं, तुकाराम महाराजांनी लिहिलेले आहे, विविध संतांनी लिहिलेले अभंग, कहानियाँ, कहावतें, लोकोक्तियाँ, पोवाड़ा, ये सब क्या है, मौखिक साधन है। उपरोक्त तीनों प्रकारों के साधनों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। ये तीनों प्रकार के आधारों पर इतिहास लिखा जाता है, मौखिक, भौतिक और लिखित साधन के ऊपर इतिहास लिखा जाता है। यद्यपि इतिहास एक बार लिखा जाए फिर भी उस विषय से संबंधित अनुसंधान अथवा शोध कार्य निरंतर चलता रहता है। अगर इतिहास लिखा गया है तो भी उसके बाद में जो लिखना है उसके ऊपर हमेशा शोध कार्य मतलब हमेशा ढूंढना शुरू रहता है। इस अनुसंधान अथवा शोध कार्य द्वारा नए साधन, नई जानकारी प्रकाश में आती है। उसके आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ता है और हमारे दादी जी के पास की माता पिता के समय की और हमारे समय की इतिहास की पुस्तकों में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। अब पुरानी किताबें और हमारी किताबें, उसमें थोड़ा अंतर पाया जाता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर किया जाता है। जो सरल होता है वो आगे आगे जाते रहता है, ठीक है। बच्चों को समझने के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हमेशा किया जाता है। अभी परिवर्तन हुआ है ना, पहले अपन स्कूल में पढ़ते थे, अब कहाँ पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार से परिवर्तन हमेशा होते रहता है। ऐतिहासिक साधनों का संवर्धन करने के उपाय सुझाव, ये अपने को अपने मन से लिखना है बेटा। ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन, इन सभी साधनों का उपयोग में लाने से पूर्व कुछ सावधानी बरतना आवश्यक होती है। अगर अपने को इतिहास बताना है तो वो सच्चा होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। उसकी पहले जांच पड़ताल होती है, वो प्रामाणिक है कि नहीं है, वो पहले जाना जाता है। वो सही है तो ही उसको लिखा जाता है, यही इसमें बताया गया है, ठीक है। अब उसमें देखो, आपको लास्ट में देखना है, सबसे लास्ट का देखो, इतिहास का लेखन समय लेखक की निष्पक्षता और तटस्थता असाधारण महत्व है। अब इतिहास लिखने के लिए कैसे होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। इतिहास लिखने के लिए कैसे होना चाहिए, निष्पक्ष और तटस्थ होना ज़रूरी है। यह इस ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन बताया गया है, ठीक है यहाँ पे। तो अभी अपन यहाँ पे रुकते हैं और आगे मैं आपको लोगों को थोड़े प्रश्न बताऊंगी। आप लोगों को लेसन नंबर ये प्रश्न क्रमांक 2 करना है और उसके बाद में आपको प्रश्न क्रमांक 4 करना है होमवर्क। और इसके उत्तर हम लोगों ने अभी किताब में दिए गए हैं। ये किताब में उत्तर नंबर 3 है, ये उत्तर नंबर 2 है और ये इधर उत्तर नंबर 1 है। ये आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है और अपनी इतिहास की कॉपी तैयार करके रखना है, ठीक है बेटा। तो अभी आप लोगों को होमवर्क शुरू करना है, कॉपियों में कॉपियाँ तैयार करना शुरू करना है। अभी आप लोग होमवर्क लिख लो। आप होमवर्क देखो, इसमें आप लोगों का होमवर्क प्रश्न दूसरा, अब यहाँ पे सिर्फ उत्तर के पेज नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोग ये पढ़ेंगे और उसमें से आपको प्रश्न के उत्तर कहाँ से कहाँ तक है वो आपको समझ जाएंगे, ठीक है। बार बार देखेंगे और उत्तर बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।